क्या आपको भी इस बाथरूम लेआउट या बेडरूम लेआउट में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही? डोंट वरी, यू आर नॉट दी ओनली वन। एज अ डिजाइनर मैं ना चाहते हुए भी किसी भी स्पेस को इवेल्युएट करने लगती हूँ, जिसमें मैंने नोटिस किया है कि देयर आर मेनी मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इन देयर होम्स और उन्हें इनका आइडिया भी नहीं होता कि वो डिजाइनिंग के टाइम पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। एंड अब ये तो अच्छे से समझते हो कि लेआउट किसी भी स्पेस को डिजाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट्स बेसिकली द फर्स्ट स्टेप। अगर लेआउट रॉन्ग है तो पूरी डिजाइनिंग रॉन्ग हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स अपने स्पेस में ऐसी कोई भी मिस्टेक करे। आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर ऐसे ही थोड़ी हो। बेडरूम का लेआउट डिजाइन करते वक्त सबसे कॉमन इशू फर्नीचर प्लेसमेंट में आता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि बेडरूम में एंट्री पाथवे को किसी भी फर्नीचर से ब्लॉक ना करे। जैसे वार्डरोब को कई लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, जिससे रूम में एंटर होने के सबसे पहले ही आपको रूम कंजेस्टेड दिखने लगेगा। या फिर कई बार लोग बेडरूम में ऐसे एंट्री के सामने ही बेड प्लेस कर देते हैं। ये दोनों ही राइट प्लेसमेंट नहीं है, स्पेशली अगर आपके पास फर्नीचर के लिए कोई और प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी है तो। हाँ, कुछ लेआउट में जब आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप ये प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं तो रिकमेंड करूंगी आप ये दोनों ही प्लानिंग अवॉइड करें। आजकल मेजॉरिटी बिल्डिंग्स फ्रेम स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसका मतलब है बेडरूम में कॉलम विजिबल होने के चांसेस रहेंगे। एक और कॉमन लेआउट मिस्टेक है बेडरूम में ऐसे कॉलम्स को अनट्रीटेड रहने देना। अगर बेड बैक वॉल पे मिडिल में ऐसे कॉलम है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप कॉलम को या तो पैनलिंग करके हाइड कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे फ्लश करके हिडन स्टोरेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बेड बैक वॉल में अगर दोनों साइड ऐसे विजिबल कॉलम्स है और अबो बीम है तो आप उसे कुछ ऐसे फ्लश कर सकते हैं, यानी MDF पैनलिंग करवा के पूरे वॉल को सेम इफेक्ट देना। जैसे हमारे इस प्रोजेक्ट में भी यही इश्यू था और यही सॉल्यूशन यूज करके इसे हमने कुछ ऐसे डिजाइन किया। इस सॉल्यूशन में आपका बेड जितनी कॉलम की डेप्थ है उतना ही बाहर आ जाएगा। तो अगर आपके बेडरूम में सफिशिएंट स्पेस है तभी आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे कॉलम्स एंड बीम्स को विजिबल रहने दें और उसे वुडन जेम से कवर कर ले, जिससे आपको बेड बैकग्राउंड में एक कंप्लीट क्लोज बाउंड्री मिल जाएगी। उसके अंदर आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेडरूम डिजाइन करते वक्त मोस्टली सबका प्रेफरेंस होता है कि वो किंग साइज बेड प्लेस करे, पर किंग साइज बेड काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसे स्मॉल रूम में तो बिल्कुल ऐड मत करना, क्योंकि बेड रखने के बाद भी आपको साइड टेबल्स, वार्डरोब और मे बी स्टडी डेस्क प्लेस करना होगा, जिसके लिए आपको इनफ स्पेस चाहिए। बिग किंग साइज बेड की जगह यू कैन ऑलवेज चूज क्वीन साइज बेड एंड हैव अ गुड स्पेस फॉर द मूवमेंट एंड साइड टेबल्स। इसके साथ एक और बात, बेडरूम डिजाइन करते वक्त अगर आपको लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिविंग रूम का लेआउट डिजाइन करते वक्त सर्कुलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ जगह मैंने देखा है ऐसे लिविंग रूम में पैरेलल डोर्स ऐड कर देते हैं, जिससे लिविंग रूम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसे फिर प्लान करना भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही डोर से कॉन्स्टेंटली लोग पास होते रहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, सिविल स्टेज पे ही आपको डोर्स के पोजीशन को ऐसे चेंज कर देना चाहिए। सेंटर में डोर है तो उसे थोड़ा शिफ्ट कर देना ताकि आप लिविंग एरिया को अच्छे से प्लान कर पाओ। एक और एक्सट्रीमली कॉमन मिस्टेक है रॉन्ग फर्नीचर प्लानिंग। हमेशा सोफा परचेस करते वक्त ये जरूर ध्यान दे कि लिविंग रूम में एम्प्टी स्पेस रहे। अगर आप एक्स्ट्रा फर्नीचर से पूरे घर को भर दोगे तो रूम आपका क्लटर्ड दिखने लगेगा। अगर आपके स्पेस में सिर्फ 3 सीटर सोफा रखने की जगह है तो बस एक 3 सीटर सोफा रख दो। एक्स्ट्रा सिटिंग के लिए आप ऑटमन, डिजाइनर चेयर्स या पफीज ऐड कर सकते हैं। लिविंग रूम के अकॉर्डिंग कौन सा सोफा साइज को परचेस करें और भी कई सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, तो इस वीडियो के बाद उसे आराम से देख सकते हो। एक और मिस्टेक है जो लिविंग रूम में काउंट तो नहीं होगी बट उससे कनेक्टेड है। अगर आप पूरा घर डिजाइन कर रहे हो तो कई बार लोग सोचते हैं कि एंट्रेंस फॉयर को थोड़ा छोटा रहने देते हैं ताकि लिविंग रूम के लिए ज्यादा स्पेस मिले, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो फॉयर को अच्छे से डिजाइन करना। यहाँ आप सीलिंग या लाइटिंग डिफरेंट ले सकते हैं, कुछ वॉल पैनलिंग या कंसोल यूनिट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे घर का एंट्रेंस ब्यूटीफुल और वेलकमिंग लगे। किचन डिजाइन करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है,
कि वो काउंटर टॉप को एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, जबकि रियलिटी में उनकी स्पेस और भी कंजेस्टेड हो जाती है। जैसे नॉर्मली मोस्ट होम्स में ये सिंगल गैली किचन होता है, अब कई लोग सोचते हैं कि यहाँ से एक्सटेंड करके एल शेप कर देते हैं ताकि उन्हें ये एडिशनल स्टोरेज मिले, जबकि रियलिटी में आपके इस स्टोरेज के बदले में आप ये पार्ट की स्टोरेज को सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप यहाँ पे ऐसे कॉर्नर सॉल्यूशंस तो ऐड कर पाओगे, पर फिर भी ये फुल एक्सटेंड तक यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा अगर आपके किचन में साइड लेंथ कम है तो ये एडिशनल काउंटर स्पेस से किचन कंजेस्टेड लगेगा। अब यहीं अगर आपका किचन स्पेशियस है और आपको 10 से 12 फीट की साइड लेंथ मिल रही है, देन आप एल शेप किचन करवा सकते हैं, पर ऐसे स्मॉल किचन्स में इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा किचन लेआउट प्लान करते वक्त एक और कॉमन मिस्टेक है रेफ्रिजरेटर के लिए प्रॉपर स्पेस प्लान ना करना। आई नो ये सुन के लग रहा होगा कि एकता ये तो हम सबको पता है, बट इसके बावजूद भी मैंने कई सारे लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। इवन इन कंसल्टेशंस मुझे ये क्वेरी मिलती है जहां लोग किचन एकदम छोटा सा बना देते हैं और फिर रेफ्रिजरेटर के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं होती। अगर आपके घर में अभी ऐसा सिंगल डोर फ्रीज है और आप फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं, तो पहले से ही कौन सा मॉडल लेंगे और क्या कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही किचन में स्पेस रखना। जब भी आप रेफ्रिजरेटर का प्लेस डिफाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि उसके हर तरफ 1 से 2 इंच की ओपन स्पेस होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में वो खराब ना हो और उसे प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। और अगर आप रेफ्रिजरेटर के अब ऐसी कैबिनेट बनाने वाले हो तो वहां पे 2 से 4 इंच की ओपन स्पेस रखना ताकि वेंटिलेशन भी हो जाए और क्लीनिंग करना भी ईजी रहे। जैसे मैंने आपको इंट्रो में शो किया था, काफी सारे इंडियन होम्स में बाथरूम गलत स्ट्रक्चर में डिजाइन होता है। यानी मोस्टली लोग वॉश बेसिन को फर्स्ट रखते हैं, देन शावर एरिया एंड लास्ट में वाटर क्लोजेट, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। बाथरूम डिजाइन करते वक्त राइट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट होगा, फर्स्ट आएगा वॉश बेसिन, देन वाटर क्लोजेट और एंड में आएगा शावर एरिया। क्योंकि शावर वेट एरिया का पार्ट है तो उसे एंड में प्लान करना बेटर रहेगा। और ये है कुछ लेआउट्स जिन्हें आप अपने बाथरूम डिजाइन के रेफरेंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक है नॉट एडिंग प्रॉपर स्टोरेज इन द बाथरूम। बाथरूम एक हाई यूटिलिटी एरिया है और इसलिए आपको कई सारे एसेंशियल्स को बाथरूम में रखना होता है, और विदाउट प्रॉपर स्टोरेज आप भी ऐसे प्लास्टिक स्टैंड्स यूज करोगे जिससे बाथरूम का लुक खराब हो जाएगा। इसलिए बाथरूम में शावर एरिया के पास ऐसी हॉरिजॉन्टल निश और वैनिटी के पास ऐसी प्रॉपर वर्टिकल निश या कैबिनेट्स ऐड करने चाहिए। अब शावर में निश ऐड कर रहे हो तो उसे यहाँ पर प्लेस मत करना, उसे शावर के साइड में रखना ताकि उसमें वाटर पिल ना हो। तो अगर इस वीडियो से मैं आपके स्पेस के इंटीरियर डिजाइन में मिस्टेक अवॉइड करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.